हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इन टॉपिक की स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, pH स्केल, इम्पॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ एंड सॉल्ट्स। तो एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर आर स्पेशल केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन एडिड टू एन एसिड एंड बेस चेंज कलर एंड स्मेल। इंडिकेटर वो होते हैं, मतलब वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एसिड या बेस में हम जब ऐड करते हैं तो या तो वो कलर चेंज करते हैं या वो स्मेल चेंज करते हैं, और हमें कोई जो भी सब्सटेंस है उसके नेचर के बारे में बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इंडिकेटर क्या होते हैं? इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एसिड और बेस का। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? टर्मरिक और लिटमस। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? ऑनियन एंड वनीला एसेंस। इसमें जो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर है ये क्या करते हैं? कलर चेंज करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं ये क्या करते हैं? स्मेल चेंज करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब हम इन्हें एक एक करके स्टडी करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स से जो इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल है लिटमस, रेड कैबिस, टर्मरिक, चाइना रोज एक्सेट्रा। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। ये क्या कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। द सॉल्यूशन ऑफ लाइकेन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। जो सॉल्यूशन होता है लाइकेन का वो कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। और लिटमस पेपर्स जो होते हैं वो 2 कलर्स में अवेलेबल होते हैं, ब्लू कलर एंड रेड कलर। जो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर ब्लू ना होकर थोड़ा पर्पल कलर का होता है, और एक कौन सा लिटमस पेपर होता है? रेड लिटमस पेपर। इसका मतलब लिटमस पेपर 2 कलर्स में अवेलेबल होते हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो कलर। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस। जब टर्मरिक के जो सॉल्यूशन को बेस में ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। एंड टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड। और एसिड में जो है टर्मरिक कोई कलर चेंज नहीं करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी कपड़े पर या किसी पर वाइट कपड़े पर कोई कड़ी गिर गई हो तो उस कड़ी में क्या होता है? टर्मरिक होता है। तो जब हम उसे सोप से वॉश करते हैं तो सोप का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। तो वो क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोप क्या एक बेसिक है और टर्मरिक क्या है? एक इंडिकेटर है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि बेस है। अगर उस पर कुछ एसिड गिरा हो तो उससे कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। रेड कैबिज, द जूस ऑफ रेड कैबिज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जो रेड कैबिज का जूस होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। जूस ऑफ रेड कैबिज टर्न रेडिश विद एसिड। एसिड की प्रेजेंस में जो रेड कैबिज का कलर होता है वो रेड ही रहता है। एंड टर्न्स ग्रीनिश विद बेस। और बेस के प्रेजेंस में जो ये रेड कैबिज है इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीनिश हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? जिन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया जाता है। वो कौन से इंडिकेटर होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है। एग्जाम्पल है इसके फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थालीन इज कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है। कलर रिमेन्स कलरलेस विद एसिड। एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस ही रहता है। बट टर्न्स इनटू पिंक विद बेस। जब इसमें बेस को ऐड किया जाता है तो कैसा कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड और बेस में।
मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का होता है। एसिड के प्रेजेंस में ये रेड कलर का हो जाता है और इसमें कुछ बेस की जब कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। द टर्म ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, यानी स्मेल चेंज करके जो इंडिकेटर बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो कौन से इंडिकेटर होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जांपल हैं ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लॉव ऑयल आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये वर्क कैसे करते हैं, जब एसिड में ऑनियंस के कुछ ड्रॉप डालेंगे या ऑनियन में एसिड के कुछ ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में कोई स्मेल नहीं, स्मेल जो है मतलब सेम रहेगी, लेकिन बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। वेनिला एक्सट्रैक्ट में जब एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, वेनिला एक्सट्रैक्ट स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लॉव ऑयल में एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या होगा, कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाती है या फिर चली जाती है। अब हम इसको समराइज करके देख लेते हैं। जैसे इंडिकेटर रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में रेड लिटमस का कलर रेड ही रहता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर ओरिजिनल कलर उसका ब्लू ही होता है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, पर बेस की प्रेजेंस में ब्लू का ब्लू ही रहता है। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर होता है येलो। एसिड की प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में टर्मरिक का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबिज का कलर क्या होता है, पर्पल। एसिड की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, रेडिश, और बेस की प्रेजेंस में ग्रीनिश येलो। फिनॉफ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है। एसिड की प्रेजेंस में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ये ऑरेंज होता है। एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, रेड हो जाता है मिथाइल ऑरेंज का कलर, और बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, येलो हो जाता है। ऑनियंस और जो वनीला एक्सट्रैक्ट है ये क्या होते हैं, इनकी अपनी स्मेल होती है। एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस की कुछ ड्रॉप ऐड करने पर स्मेल जो है या तो चली जाएगी या स्मेल चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी इट इज़ सावर इन टेस्ट। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। और इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है, यानी किसी चीज़ को ख़राब कर देते हैं। दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। अगर ये स्किन पर गिर जाए तो स्किन जो है बर्न हो जाती है। और ये क्लोथ पर गिर जाता है तो ये क्लोथ को भी जला देता है, यानी उसमें होल्स कर देता है। दे स्टोर इन कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास और सैरेमिक। इन्हें जो ग्लास और सैरेमिक के जो कंटेनर है उनमें स्टोर किया जाता है। अगर इन्हें किसी मेटल के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ये क्या करता है, मेटल को भी कोरोड कर देता है, यानी मेटल को भी ख़राब कर देता है, इसलिए इन्हें ग्लास या सैरेमिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें रखा जाता है। और जो एसिड रेन होती है उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है एसिड के, HCl और H2SO4। तो बच्चों ये दोनों जो एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे रिएक्शंस में भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिस क्या होते हैं, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। व्हेन दे आर डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन दे रिलीज OH आयन। जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, OH आयन रिलीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में। बेस क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में। तो इन दोनों में से आप एक को भी याद रख सकते हैं। जैसे आपने एसिड को याद रख लिया कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, तो इसका उल्टा ही हो जाएगा कि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं।
सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सम आर सॉल्युबल, कुछ ही बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये सार इन टेस्ट यानी ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बिटर इन टेस्ट यानी ये स्वाद में कड़वे होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड को जब किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बेस में भी ऐसा ही होता है, सॉल्यूशन जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कोरोसिव इन नेचर, यानी ये चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, इनका नेचर जो होता है कोरोसिव होता है। फील्स सोपी टू टच, ये बेस जो होते हैं वो इनको टच करेंगे तो ये सोपी टच होता है इनका। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यानी एसिड किस किस तरह से मिलता है। ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, यानी नेचुरली अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड। जैसे आपको पता है जो सिट्रिक एसिड होता है किस में होता है, लेमन में होता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है किस में होता है, कर्ड में होता है। तो इस तरह से ये जो एसिड्स है किस में, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ये इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड आर एसिड्स दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर, यानी ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं नेचर में, इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है। जैसे H2SO4 है और HCl है। जैसे अभी आगे भी हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड पढ़ रहे थे। तो H2SO4 और HCl इसके एग्जांपल है आर्टिफिशियल एसिड, यानी इन्हें लेबोरेटरी में बनाया गया है और ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड और बेस को एसिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड होते हैं जो वाटर में मिक्स करने पर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं और ज़्यादा H+ आयन देते हैं। तो वो एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एसिड आर रिलीज H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये स्ट्रॉन्ग और ये जो वीक एसिड है ये कैसे पता लगाते हैं, इन्हें pH स्केल से पता लगाते हैं। तो इससे हम आगे पढ़ेंगे कि pH स्केल क्या होता है, उससे कैसे हम पता लगाते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का। इसके एग्जाम्पल है HCl और H2SO4। वीक एसिड आर दोज एसिड विच आर नॉट कम्प्लीटली डिजोल्व इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी जब इसे वाटर में या किसी सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं और कम H+ आयन देते हैं, तो वो एसिड होते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था कि जो एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग और जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या वीक एसिड कौन से हो गए, इसका मतलब ये कौन सा एसिड हो गया, ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड, यानी ये हार्मफुल नहीं होते हैं। इन्हें हम अपने जैसे जो भी हम चीज़ें खाते हैं, लेमन है, जैसे ऑरेंज है, फ्रूट्स है, उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो जब हम इसे खाते हैं तो ये हमें हार्म नहीं पहुंचाता है, यानी जो भी वीक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये कौन से एसिड होते हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर एसिड को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सो कंसंट्रेटेड एसिड वह एसिड होते हैं जिनमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर का अमाउंट जब कम होता है तो कौन सा एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। इसे इस सिंबल से लिखते हैं कंसंट्रेटेड HCl। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। जब एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे तो अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका मतलब वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। एसिड विथ more amount of water than minimum possible amount required are called dilute acid। इसे इस सिंबल से लिखते हैं जैसे dilute HCl। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, अकरेंस के बेस पर बेस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक बेस और ऑर्गेनिक बेस। जैसे आपको पता है इनऑर्गेनिक बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और जो सिंथेसाइज्ड होते हैं तो वो कौन से बेस होते हैं, इनऑर्गेनिक बेस। इसका एग्जांपल है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऑर्गेनिक बेस कौन से होते हैं, जो नेचुरली अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है पायरीडीन।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इन्हें भी हम पीएच स्केल से पता लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होते हैं, पीएच स्केल के बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेस विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस वह बेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, जब इन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये ज़्यादा OH आयन जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या कोई एक्वस सॉल्यूशन में। सो बेस विच रिलीज लेस OH आयन, यानी ये लेस OH आयन जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये कौन से बेस होगी, वीक बेस। इसका एग्जांपल होगा अमोनिया। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, यानी जो अभी हमने पढ़ा था, जब वाटर का अमाउंट जो है कम होगा तो वो कौन सा बेस होगा, कंसनट्रेटेड बेस होगा। यानी वाटर का अमाउंट अगर कम है तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड बेस। जब वाटर को बेस में मिक्स करेंगे और वाटर का अमाउंट कम है तो वो होगा कंसनट्रेटेड बेस। और जब वाटर का अमाउंट जो है ज़्यादा होगा तो वो कौन सा होगा, डाइल्यूट बेस। सो कंसनट्रेटेड बेस इज विच वेरी स्मॉल क्वांटिटी वाटर और सम अदर सॉल्यूट आर प्रेजेंट कॉल्ड कंसनट्रेटेड बेस, जिसका एग्जाम्पल है कंसनट्रेटेड NaOH। उसी तरह से डाइल्यूट बेस दैट कंटेन वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर और सम अदर सॉल्यूट्स कॉल्ड डाइल्यूट बेस, जैसे डाइल्यूट NaOH। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल। एसिड जो है मेटल से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। उसी तरह से हम एग्जांपल के साथ इसे पढ़ सकते हैं, जैसे H2SO4 जब जिंक से रिएक्ट करता है, यानी जिंक क्या एक मेटल है और H2SO4 क्या एसिड है। तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो गई, रिमूव हो गई, क्योंकि मेटल ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। उसी तरह से HCl, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, सोडियम, यानी ये क्या है, एक मेटल है, उससे क्या बना, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिमूव हुई। यानी जो सोडियम है उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस जो है उसको रिमूव करा और क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में जो मेटल है वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है। तो आपको ये समझना है इसमें कि हर मेटल जो है वो मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, हर मेटल हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी होगी, जैसे आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिव सीरीज तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले जो सारे मेटल्स है ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन को ही हटा सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे जो ये मेटल्स है ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। इसलिए जो हाइड्रोजन से ऊपर जो आपको ये सब मेटल दिख रहे हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से जो नीचे आपको ये मेटल दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ये जिंक का एग्जांपल लेके समझाया गया है। जैसे H2SO4 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक है, जिंक जो हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है। इसका मतलब जिंक क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। इसलिए जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिमूव हुई। तो आपको इसके लिए रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस जो है मेटल से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, बेस की फॉर्म में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल की जगह हमने लिया है जिंक। इसमें भी यही होता है, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया, क्योंकि जिंक क्या हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिव सीरीज में। तो हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से रिमूव होती है।
उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी 2.3 है वो हमने ली है इसमें, और इसमें बताया है हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो है जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके लिए एक एपरेटस जो है वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 लिया है, और इसमें ऐड क्या करें है, जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करें। ये क्या है, जिंक के ग्रैन्यूल्स को ऐड किया है। जिंक क्या है, मेटल है। जब H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, और इस हाइड्रोजन गैस को हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन में उसे पास करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, सोप सॉल्यूशन में जो है बबल्स का फॉर्मेशन होता है। इसे हम आगे इस पिक्चर में समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हम टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने क्या लिया है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने क्या किया है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं। तो हमने देखा कि जब हमने इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं तो इसमें क्या हुआ, बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकली। और ये क्या है, एक डिलीवरी ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इस सोप सॉल्यूशन में गई है, और सोप सॉल्यूशन में क्या हुआ है, बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे सोप सॉल्यूशन क्यों लिया गया है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन लेने से जो ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली बाहर नहीं निकल पा रही है। इस बबल्स के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो ट्रैप हो गई है, और उससे जब हम लोग ये बर्निंग कैंडल यानी कैंडल को पास में लेकर आएंगे तो ये जो कैंडल है वो पॉप साउंड के साथ जो है वो जलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो इसमें से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सेट द एपरेटस टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, और उसमें कुछ पीसेस जिंक ग्रैन्यूल्स के डाल देंगे। यू ऑब्जर्व, तो आप देखिए, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जो जिंक ग्रैन्यूल्स है उसके सरफेस पर आपको क्या दिखेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे। नाउ द पास हाइड्रोजन गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, और उसे हम कहाँ पर पहुँचा देंगे या कहाँ पर पास करवा देंगे, सोप सॉल्यूशन में पास करवा देंगे डिलीवरी ट्यूब के मदद से। यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आप देखेंगे कि सोप सॉल्यूशंस में क्या हो गया, बबल्स आ गए हैं। नाउ टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, फिर जब हम उसके पास में जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पॉप साउंड टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस जो है ऑर्डरलेस है और कलरलेस है, इसलिए हम नहीं पहचान सकते कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ना तो उसकी कोई स्मेल होती है और ना ही उसका कोई कलर होता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमें जो पॉप साउंड टेस्ट है वही करना पड़ता है। वी सी बबल्स कमिंग आउट विग्रसली, आपने देखा होगा कि जल्दी जल्दी इसमें से क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। तो जब इसके पास बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो बर्निंग कैंडल्स जो है वो पॉप साउंड के साथ जलती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस के लिए पॉप साउंड टेस्ट किया जाता है। इसके लिए आप ये इक्वेशन को देख सकते हैं। जैसे जिंक है, जिंक की जब रिएक्शन हो रही है H2SO4 से, तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसलिए क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकली और क्या बन गया, जिंक सल्फेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम एसिड या बेस की रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम एसिड की रिएक्शन जब है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई तो हमें क्या क्या मिला, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देख सकते हैं हमने जब मेटल, आप जैसे नाम से ही देख सकते हैं कार्बोनेट आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या निकल रहा है, CO2 निकल रही है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट नाम आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगी।
तो इसके लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने HCl लिया है, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने ये एसिड लिया है। एक टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट और एक में ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देखिए कि इसमें क्या बन रहा है, सॉल्ट। आप इन दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रही है, रिमूव हो रही है। इसका मतलब जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगी तो इसमें से CO2 गैस निकलेगी। इसमें CO2 गैस निकल रही है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। When CO2 गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, जब लाइम वाटर के अंदर ये क्या है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, लाइम वाटर कहा जाता है। जब इसमें CO2 गैस को पास करवाएंगे तो क्या होगा, जो ये सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और ये वाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। यानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन किससे करवाई हमने, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होने के कारण ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और क्या बनता है, H2 बनता है। यानी H2O यानी वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए मिल्की होता है और प्रेसिपिटेट इसका प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसमें रिएक्शन हो रही है, जब लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस को पास करवाया जाता है तो क्या होता है, इसमें जैसे ये आप देख सकते हैं, जब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एसिड है। एसिड की रिएक्शन जब किससे करवाई हमने, सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई, तो इसमें क्या हुआ, CO2 गैस जो है बाहर निकली। और इस ट्यूब में क्या है, इस ट्यूब में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को पास करवाया इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से, तो क्या हुआ, इसमें प्रेसिपिटेट बन गया, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमें पता चल गया कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। इफ पासिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस सॉल्यूशन में और ज़्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। और इससे क्या होगा, मिल्कीनेस स्लोली डिसअपियर हो जाएगी, यानी मिल्कीनेस जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। एंड द सॉल्यूशन बिकम क्लियर अगेन, और सॉल्यूशन वापस जो है क्लियर हो जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें H2 है, H2O के साथ ये मिक्स है और इसमें क्या है, CO2 गैस को और पास करवाते जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और ये क्या होगा, एक्वस होगा, यानी ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और जो इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा था, वाइट PPT की तरह था और इनसॉल्युबल इन वाटर था। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है वो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, यानी वाटर में सॉल्युबल होगा। अब हम एक और टेस्ट देखते हैं जो हम लेबोरेटरी में करते हैं CO2 गैस के लिए। हाउ वुड वी टेस्ट CO2 गैस इन द लेबोरेटरी, व्हेन टेस्ट CO2 गैस इन द लेबोरेटरी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट। जब हमने रिएक्शन करवाई, जैसे HCl और किसकी रिएक्शन करवाई हमने, सोडियम कार्बोनेट की या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। तो अभी तो हमने इसको क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में उसको पास करवाया था, लेकिन लाइम वाटर में पास ना करवा के हम उसके पास में जलती हुई कैंडल लेकर आए तो जलती हुई कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी। क्योंकि जो CO2 जो होती है वो एक्सटिंग्विश का काम करती है, यानी जो है वो आग बुझाने का काम करती है, वो कंबशन में हेल्प नहीं करती है, यानी आग जलाने में मदद नहीं करती है। तो क्या होगा, जो जलती हुई कैंडल को जब हम पास में लेकर आएंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। पास इज थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और या फिर अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब CO2 गैस को पास करवाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसमें से क्या निकली है, इस रिएक्शन में से CO2 गैस निकली है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट
करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी एसिड और बेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को जो है नलीफाई कर देते हैं, यानी नेगलेक्ट कर देते हैं, और इससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे NaOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बन गया, NaCl आपको पता है क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ये क्या बन गया, वाटर। In the reaction sodium hydroxide base and HCl acid neutralize each other, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को, और इससे क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। नाइदर एसिडिक और बेसिक, और सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिड है और ना ही ये बेस है, इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, बिकॉज व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन देन हीट इज ऑलवेज इवॉल्व। यानी जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें से हीट जो है रिलीज होती है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम इसे एक एक्टिविटी से समझ लेंगे। व्हाट एक्टिविटी 2.6 जो NCERT में दी गई है, व्हाट डू व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है। प्रोसीजर, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। एक जो टेस्ट ट्यूब है या फिर बीकर में हम क्या लेंगे, NaOH का सॉल्यूशन लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन। जैसे हमने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें 2 ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, फिनोफ्थलीन की डालेंगे। तो उससे क्या होगा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज द टेस्ट ट्यूब टर्न्स पिंक। जो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बेस है। जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था कि फिनोफ्थलीन के अंदर जब बेस को ऐड करेंगे तो फिनोफ्थलीन तो कलरलेस होता है, बेस को ऐड करने पर क्या हो जाता है, इसका कलर पिंक हो जाता है। फिर इसमें क्या करेंगे, ऐड HCl एसिड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसमें क्या करेंगे, HCl डालेंगे, यानी एसिड को डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन। और शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को। स्टॉप एडिंग HCl व्हेन द पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर। और तब तक हम HCl की ड्रॉप्स डालेंगे जब तक पिंक कलर जो है वो डिसअपियर ना हो जाए। यस, पिंक कलर चेंज टू द कलरलेस। अब पिंक कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। कलरलेस क्यों हुआ, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ने रिएक्ट किया और क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो कलर है वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड, बिकॉज डाइल्यूट HCl एसिड रिएक्ट विद NaOH। क्योंकि HCl ने किसके साथ रिएक्ट किया, NaOH के साथ, यानी जो एसिड है इसने किसके साथ रिएक्ट किया, बेस के साथ। बेस देन अपीयर टू cancel the effect each other. Such a reaction between acid and base called neutralization reaction। यानी बेस, एसिड और बेस जो है, बेस का जो कलर था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, और इससे क्या हो गया, जो कलर था वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। इसलिए रिएक्शन कैसी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एंड एसिड। जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटल ऑक्साइड क्या दिख रहा है आपको, मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, ये बेस हो गया, इसलिए ही यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है। एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अब ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड जो है ये बेस हो गया, HCl एसिड हो गया, और इससे क्या बना, कॉपर क्लोराइड बना और वाटर बना। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको वो कैसा होगा, इसमें बेसिक नेचर का। जैसे जिंक ऑक्साइड, अब ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये मेटल ऑक्साइड होगा क्योंकि जिंक क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ ऐड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है ये। और जब बेस और जो एसिड है ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना, ये सॉल्ट प्लस वाटर, इसलिए मेटल ऑक्साइड क्या हो गए, बेस हो गया, और HCl एसिड है,
और इससे क्या बन गया, सॉल्ट बना और वाटर बन गया। अब इसे हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी गई है 2.7। प्रोसीजर देखिए, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इन अ बीकर। एक बीकर लेंगे, उसमें हम 0.5 ग्राम जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड लेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। एंड ऐड डाइल्यूट HCl एसिड एंड स्लोली वाइल स्टेयर, मतलब इसे धीरे धीरे हिलाएंगे तो आप देखेगी द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न ब्लू ग्रीन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसको इस तरह से लिखा जाता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। और उससे पहले कैसा कलर था कॉपर का, ब्लैक कलर का था। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब HCl से रिएक्ट किया कॉपर ने, रिएक्ट विद HCl एसिड टू द कॉपर क्लोराइड इज ब्राउन इन कलर। जब कॉपर ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। लेकिन जब कॉपर क्लोराइड जो ये बना है, इसने जब वाटर से रिएक्ट किया तो ये कैसा कलर का हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। जब कॉपर क्लोराइड और वाटर की जब रिएक्शन हुई, यानी जब कॉपर क्लोराइड और वाटर मिक्स हुए तो एक ऐसा कलर का हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। और जब इन दोनों की रिएक्शन हुई थी कॉपर ऑक्साइड और HCl की, तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था और जब रिएक्शन हुई तो कॉपर क्लोराइड कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, और जब कॉपर क्लोराइड वाटर से मिक्स हुआ तो ये कैसे हो गया, ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब इसमें आप देख सकते हैं जब नॉन मेटल ऑक्साइड है ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। या मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिड इन नेचर होगा, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसलिए जो CO2 है ये क्या है, एसिडिक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, CO2 क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस है। इससे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर। Non-metallic oxide react with base to give salt and water, similar to the reaction of the base with an acid. Non-metallic oxide are to be acidic in nature. To be acidic in nature. जैसे SO2 है, ये क्या है, एसिड है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, बेस हो गया। इससे क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना, ये क्या बन गया, सॉल्ट, और H2O, या ये क्या हो गया, वाटर। इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है। तो इनकी रिएक्शन जो है एसिड और बेस की रिएक्शन की तरह ही होती है, इसमें भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एनसीईआरटी के। वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। जो कर्ड होता है और जो सार सब्सटेंस होते हैं, यानी जो एसिडिक नेचर के सब्सटेंस होते हैं, उन्हें क्यों नहीं रखा जाता है कॉपर और जो ब्रास होते हैं उनके कंटेनर में। कर्ड एंड अनदर सार फूड कंटेन्स एसिड, यानी ये एसिडिक होते हैं। विथ एक्ट्स विथ कॉपर और ब्रास, और ये क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, कॉपर और ब्रास के साथ। ब्रास वेसल्स जो होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं। विच मेक क्वाइज फूड पॉइजनिंग, जिसे अगर हम खा लेंगे तो उससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हैंस इट इज़ नोट कैप दैम इन कॉपर और ब्रास वेसल्स, इसलिए इन्हें कॉपर और ब्रास वेसल्स में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन मेटल से रिएक्ट कर देते हैं और पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। विच गैस इज यूजली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। इसका मतलब कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। Illustrate with an example how will you test for the presence of the gas। इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम कैसे समझा सकते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूजली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। हाइड्रोजन गैस कब रिमूव होती है, जब एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ। जैसे HCl है और सोडियम की रिएक्शन, जैसे सोडियम और HCl ने रिएक्ट किया तो क्या हुआ, सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या करा, रिमूव करा, उससे क्या निकली, हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई।
मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। इसमें कह रहा है कंपाउंड कोई ए है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, यानी एसिड HCl के साथ रिएक्ट किया, उससे क्या हुआ, एफरवेसिव गैस निकली। एफरवेसिव यानी बुदबुदाहट के साथ। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशर अ बर्निंग कैंडल। एक्सटिंग्विशर का काम कौन सी गैस करती है, अभी अभी हमने पढ़ा था CO2 गैस जो है वो एक्सटिंग्विशर का काम करती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हमें कंपाउंड ए को बताना है कि कंपाउंड ए कौन सा है जिसकी रिएक्शन होगी और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो इसमें कंपाउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट लेगी। जैसे हमें पता है अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो कार्बोनेट जब वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यानी जो सब्सटेंस है ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन जब हमने एसिड से करवाई, HCl क्या है, एसिड है, एसिड से जब रिएक्शन करवाई तो उसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यानी सॉल्ट बन रहा है। CO2 गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। CO2 गैस किसका काम करती है, एक्सटिंग्विशर का, यानी ये आग को बुझाने का काम करती है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होगी। What do all acid and all base have in common? जो all acid है यानी सारे एसिड और जो बेस है उसमें क्या चीज़ कॉमन है। सो एसिड क्या होते हैं, एसिड जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच डिज़ोल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और क्या देते हैं, H और हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसको जो H+ है इसको इस तरह से ना लिखकर H+ को एक्वस लिखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये कभी भी जो है अकेला नहीं रहता है, ये हमेशा वाटर के साथ ऐड होता है और क्या बनाता है, H3O बनाता है। या तो इसको H3O आयन लिखना चाहिए या इससे H+ एक्वस लिखना चाहिए। इस तरह से रहता है। तो HCl जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H+ और क्लोराइड आयन बनता है, यानी जो एसिड जो है वो डिजोल्व होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन वाटर टू गिव OH आयन। यानी जो बेसिस जो होते हैं वो क्या देते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं और OH आयन देते हैं। जैसे NaOH की रिएक्शन जब वाटर से करेंगे तो क्या होगा, Na और OH इसमें डिसोशिएट हो जाएगा, यानी OH आयन क्या होंगे, डिसोशिएट होते हैं, यानी OH आयन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। अब इनमें कॉमन क्या है, ये भी डिसोशिएट होते हैं और ये भी डिसोशिएट होते हैं जब इन्हें वाटर में मिक्स किया जाता है या इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। Acid and base both are electrolytes, which means that they are good conductor of electricity. ये क्या होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी में जब डिजोल्व होते हैं तो इनके आयंस में टूट जाते हैं, और आपको पता है आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे हमने ये क्या लिया है, एक रबड़ कॉक लिया है, इसके ऊपर 2 आयरन नेल्स लगा दिए हैं। इसमें क्या डाल दिया हमने, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, यानी वाटर और एसिड का जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें वाटर ज़्यादा है, HCl जो है वो कम है, इसलिए क्या है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है। जब हमने इसमें आयरन नेल लगाया और इसके ऊपर क्या किया, पूरी जो है इसको जो बैटरी है उसे लगाया, तो आप देखिए जो बल्ब है, यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस जो है ये मूव कर रहे हैं, और आयंस के कारण क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के कारण जो बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एसिड कितने टाइप के होते हैं। जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था, एसिड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो होते हैं जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल एसिड जो होते हैं वही ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है,
लैक्टिक एसिड ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गए। उसी तरह से जो इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है, HCl है और H2SO4 है। जो एसिड है ये एसिड जो है वो कैसे होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वही एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड यानी इन्हें हम जब इनटेक करते हैं यानी अपने फूड में, जैसे मतलब फूड में इनको इनटेक करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये थोड़े हार्मफुल होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि इन्हें कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सो वीक एसिड कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली जो है डिसोशिएट नहीं होते हैं वाटर के अंदर, तो ये कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं वाटर में और H+ आयन देते हैं। वीक एसिड के एग्जाम्पल वही है जो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं, वही वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो इन एसिड्स का आपको नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड है वही क्या है, वीक एसिड है। आपको ये याद रखना पड़ेगा जो ऑर्गेनिक के जो एग्जाम्पल है वही वीक एसिड के एग्जाम्पल होंगे और जो इनऑर्गेनिक या फिर जो मिनरल है या आर्टिफिशियल एसिड के जो एग्जाम्पल होंगे वही स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल होंगे। इसलिए मैंने इस तरह से इस पर एरो लगाया है कि जो इनऑर्गेनिक एसिड है वही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये कौन से एसिड्स है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, डाइल्यूट एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का डाइल्यूशन कैसे किया जाता है, जब एसिड और बेस में वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा कर दे हम लोग तो उससे क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे एसिड एंड बेस विद मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट रिक्वायर्ड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड एंड बेस, जिसका एग्जाम्पल है डाइल्यूट HCl। मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जब हम वाटर का अमाउंट बढ़ा देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा वाटर का अमाउंट जो है ज़्यादा होगा और जो कंसनट्रेटेड एसिड या बेस वो होते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड और बेस का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो। डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और एसिड या फिर बेस का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। उसी तरह से कंसंट्रेशन में क्या होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है और जो एसिड या बेस है उसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्या होगा, कंसनट्रेटेड HCl और ये इसका एग्जाम्पल होगा डाइल्यूट HCl। हाउ टू डाइल्यूट एसिड एंड बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसिड और बेस को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ द डिजॉल्विंग एन एसिड एंड बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्जोथर्मिक, ये हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हमेशा क्या किया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें हमने क्या लिया है, ये है वाटर और इसमें हमने लिया है एसिड, ये क्या है वाटर और इसमें हमने लिया है एसिड, इस बीकर में हमने लिया है एसिड। तो आप बताइए कि इसके अंदर इसमें एसिड को मिक्स किया जाए या इसमें वाटर को मिक्स किया जाए, यानी इसमें एसिड डाला जाए या इसमें वाटर को डाला जाए। तो हमेशा जो प्रोसेस है ये वाला सही होता है, ये हमेशा गलत होता है कि एसिड के अंदर कभी भी वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एसिड डालना चाहिए और इसे क्या करना चाहिए, स्टिर करना चाहिए। स्टिर करते करते इसमें थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करना चाहिए और इसे स्टिर करते रहना चाहिए। कभी भी एसिड में वाटर को नहीं ऐड करना चाहिए क्योंकि ये क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी वाटर को एसिड में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, उससे क्या होगा, ये जो बीकर है ये क्या हो सकता है, टूट सकता है और ये एसिड जो है पूरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा और उससे ये एसिड जो है आप पर भी उछल सकता है। इसलिए कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना है। The process of dissolving acid and base is water is highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be slowly to water and with constant stirring, यानी जब भी इस वाटर में एसिड को मिक्स किया जाता है तो उसे कंटिन्यूसली स्टिर करना चाहिए। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड
एसिड द हीट जनरेटेड, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर क्या करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वाटर को मिक्स किया तो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। मे बी द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, यानी वो बाहर उछल सकता है ये मिक्सचर, एंड क्वाइस बर्न, और आप जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, और जो ग्लास का ये जो कंटेनर है क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, यानी टूट सकता है, ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, इसलिए आपको वार्निंग साइन देखना चाहिए लेबोरेटरी में कि जो चीज़ जो है आपके लिए हार्मफुल है उसे नहीं छुए। ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, तो आपको देखना चाहिए जो कंसनट्रेटेड जो एसिड और जो बेस होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नहीं लेना चाहिए, इसकी जगह डायल्यूट जो एसिड और जो बेस है उनको यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, कभी भी कंसनट्रेटेड को यूज़ नहीं किया जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है उसको पता लगाने के लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन किसी एसिड और बेस के स्ट्रॉन्ग और वीक ये है इसका पता लगाने के लिए हमें पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो पीएच स्केल क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, तो वी कैन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सेवरल यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, और ये क्या होती है, मिक्सचर होती है बहुत सारे इंडिकेटर का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। सो ये किस तरह से वर्क करती है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर वर्क करती है, यानी डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो उसी तरह से क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। तो ये किस पर वर्क करती है, हाइड्रोजन आयन की आयन कंसंट्रेशन पर क्या करती है, वर्क करती है, जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उसकी कंसंट्रेशन पर। तो आप ये सोचिए कि इसका मतलब ये सिर्फ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बेस होते हैं उनमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaOH सॉल्यूशन ये क्या है, बेस है, और जो HCl है ये क्या है, एसिड है। तो जब हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ये क्या है, वाटर है, और ये भी क्या है, वाटर है। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, Na और OH आयन में टूट जाएगा, OH आयन, और जो वाटर है वो H+ और OH- में। उसी तरह से HCl में H+ और Cl- में ये टूट जाएगा, और हाइड्रोजन और OH यानी वाटर जो है H और OH में टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रेजेंट है, और जब बेस के सॉल्यूशन में भी, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और एसिड के सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन बेस में हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, कम है। तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, वर्क करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड एसिटिक एसिड, हमने क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड लिया और एक क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, जिनकी जो कंसंट्रेशन है सेम है, और मतलब 1 मोलर इनकी कंसंट्रेशन है। देन दे प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, लेकिन जो ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड गिव राइज ऑफ मोर H+ आयन आर सेट टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देते हैं वो कौन से एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देंगे वो कौन से होंगे, वीक एसिड होंगे। तो अब जो HCl है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयन जो है ज़्यादा अमाउंट में देता है, और जब CH3COH यानी एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें से सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो है वही निकलता है, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये जो है ये रिलीज़ नहीं होता है वाटर में। इसका मतलब ये है कि H+ आयन जो है कम अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब जो HCl है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, वीक एसिड है। और इसे हम इस स्केल पर कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने 2 एसिड लिए, एसिड
ये A1 दे देते हैं इसको नाम, और इसको एसिड A2 दे देते हैं। जब हम इसमें ये स्ट्रिप को यूज़ करेंगे तो आप देख, जैसे हमने एसिड 1 में स्ट्रिप यूज़ करी और एसिड 2 में जो ये pH की जो स्ट्रिप है इसे यूज़ करी, तो आप देख इसमें जो है इसका कलर जो है ये क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, और इस स्ट्रिप का कलर जो है येलो हो गया। तो जब हम इसमें मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ये रेड है इसका मतलब ये क्या है, ये जो स्ट्रिप का कलर रेड आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़्यादा है। और इधर जो है येलो कहाँ पे आ रहा है, pH 4 पे आ रहा है येलो, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, जो जिसकी pH जो है वो क्या आई है 0 या 1 के बीच में आई है, तो वो क्या होगा, वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसकी pH 4 की तरफ आई है वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ है। तो pH स्केल, pH क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। pH क्या है, एक प्योर नंबर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो एसिड होती है उसकी pH क्या होती है, <7 होती है। और जो न्यूट्रल होते हैं, जो भी सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं उनकी pH 7 होती है, और जो बेस होते हैं इनकी pH क्या होती है, <7 होती है। अब इस स्केल को समझने के लिए हम पहले इसे पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम देखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ और OH आयन। जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो H और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करती है। तो हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द pH वैल्यू। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, pH वैल्यू कम होगी, यानी जहाँ पे pH वैल्यू कम है वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और हायर द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन हायर द pH वैल्यू, यानी जब OH आयन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी तो वहाँ पे pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जो बेस है आपने देखा होगा जो बेस की वैल्यू <7 है, यानी बेस जो है pH के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी उसका बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, pH वैल्यू कम होगी। इसके लिए हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसे, जैसे एसिड 1 और एसिड 2 दे देती हूँ। इसमें इसकी pH जो है क्या होगी, 5 है, और इसकी pH जो है 4 है। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी pH जो है 4 है ये क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी ये, और ये कौन सा होगा, कम एसिडिक होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग है, और ये कौन सा होगा, वीक होगा, वीक एसिडिक। तो आप जैसे pH से पता लगा सकते हैं, जिसकी pH ज़्यादा है वो क्या होगा, कम एसिडिक होगा, और जिसकी pH कम है वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हम इस स्केल को समझेंगे। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इस स्केल से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल, और इस स्केल को क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। द P इज़ द pH स्टैंड द पोटेंजा इन द जर्मन, जिसमें P जो है, P का मतलब क्या होता है, पोटेंजा, जो कि जर्मन लैंग्वेज में है, इसका मीनिंग होता है पावर। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन, यानी 0 पर जो ये स्केल है ये क्या बताती है कि बहुत एसिडिक है कोई भी सब्सटेंस, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इस तरफ तो ये क्या होगा, बहुत सब्सटेंस जो है ज़्यादा क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। तो इस तरफ तो क्या होगा, सब्सटेंस जब किसी भी सब्सटेंस की pH जो है वो 0 होगी तो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जिस भी सब्सटेंस की pH जो है वो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसका ये स्केल जो होता है, ये इसमें जो नंबर दिए हुए होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। जैसे जैसे आप देख सकते हैं pH का स्केल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे आप इसी तरफ OH आयन की कंसंट्रेशन देख सकते हैं, जैसे जैसे pH लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है
OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस स्केल से हम पता लगा सकते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा वीक है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशन, आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, ए और बी। ए की जो है, ए की पीएच क्या है, 6 है, और बी की जो पीएच है वो क्या है, 8 है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो जिसकी पीएच जो है लेस देन 7 हो, लेस देन 7, तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, एसिडिक। और जिसकी पीएच जो है मोर देन 7 हो, मोर देन 7, तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, बेसिक। आप देख सकते हैं इसकी जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है। और इसकी पीएच जो है 7 से कम है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। ऑल प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही वर्क करते हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, जो हमारी बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में जो है वर्क करती है। यानी अगर इसमें ये वैरी भी करता है 7 से 7.8 के बीच में, तो हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन इससे कम या ज़्यादा होने पर हमारे को दिक्कत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो ऑफ पीएच रेंज, मतलब इस नैरो पीएच पर ही ये हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर पाती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट्स कॉल्ड एसिड रेन, जो रेन वाटर होता है अगर उसकी पीएच 5.6 से कम होती है तो वो रेन कौन सी रेन कहलाती है, एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर, अगर ये एसिड रेन जो है रिवर या लेक्स में जो है जाती है या फ्लो करती है तो वो एसिड और जो लेक है उसको भी क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। उससे क्या होता है, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है उन्हें सर्वाइव करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, और इससे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मर भी जाते हैं। द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर एंड रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल्स, और ये जब हाई एसिडिटी हो जाती है लेक वाटर या रिवर वाटर की, तो ये क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं इसे किल हो जाते हैं, जैसे फिश है और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, लेक वाटर रिवर वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। उससे क्या होता है, इसके एसिडिक नेचर को जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक है। तो बेस जो है एसिड को न्यूट्रल करते हैं, इसलिए उस लेक वाटर या रिवर वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ को बचाया जा सके। What is the pH range of the soil in our backyard? Plant required a specific pH range for their healthy growth. जो प्लांट्स होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए होती है, जिससे उस pH पर वो क्या करते हैं, वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं, यानी वो अच्छे से उगते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ टू एल्कलाइन, एल्कलाइन यानी जो बेस, एल्कलाइन को क्या बोलते हैं, बेस मतलब बेसिक एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, बेस और जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। यानी अगर सॉइल जो है बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसकी बेसिक नेचर को रिड्यूस करने के लिए, यानी उसकी एल्कलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाएगा, एसिड मिक्स किया जाएगा। तो एसिड की फॉर्म में क्या मिक्स किया जाता है, उसमें मैन्योर और कंपोस्ट को मिक्स किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं, मतलब सॉइल में या मिट्टी में एसिड को रिलीज़ करते हैं, जो उसकी बेसिक नेचर को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, और जिससे पीएच लेवल जो है मेंटेन होता है और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ होती है। pH in our digestive system. It is very interesting note that our stomach produce hydrochloric acid. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है जिसके अंदर इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। It helps in the digestion of food without harming the stomach.
और स्टमक को हार्म पहुँचाए बिना ये हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस क्वेज पेन। जब हम बाहर का जब फास्ट फूड खा लेते हैं तो एसिड स्टमक उसको पचाने के लिए मोर एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, पेन होता है, हमारे स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो उसे रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, एंटासिड के फॉर्म में बेस को दिया जाता है। दिस एंटासिड, और ये एंटासिड क्या होते हैं, बेस होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और एसिड के फॉर्म में बेस के फॉर्म में क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये क्या एक माइल्ड बेस है जिसे देने का पर्पस ये होता है कि एसिड को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके और जो है हमें रिलीफ मिल सके। pH change as the cause of tooth decay. Tooth decay start when the pH of the mouth is lower than 5.5. जब हमारे माउथ की pH जो है वो 5.5 से कम हो जाती है तब क्या होता है, टूथ डीके होना या टूथ खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड से बना हुआ होता है। जो हमारे टूथ जो होते हैं उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड से बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या है, ये अ क्रिस्टल फ्रॉम अ कैल्शियम फॉस्फेट। और ये जो हाइड्रोक्सीपेटाइड जो होता है ये क्रिस्टल्स होते हैं किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के। और ये क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। जो टूथ का जो इनेमल होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। बट इट कोरोड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। बट ये खराब होना शुरू हो जाता है जब हमारी माउथ की जो pH है वो 5.5 से कम हो जाए। Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी माउथ में जो शुगर और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं तो बैक्टीरिया का क्या करते हैं, इनको डिग्रेडेशन करने के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो एसिड है वो रिलीज़ करते हैं हमारे माउथ में। उससे क्या होता है, हमारे माउथ की जो pH होती है वो कम हो जाती है और इससे हमारे दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट वे है इससे प्रिवेंट करने के लिए, यानी इससे हमारे टीथ को बचाने के लिए, इट्स द माउथ आफ्टर ईटिंग द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। हमेशा फूड इनटेक करने के बाद या खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने माउथ को साफ़ करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट को यूज़ करके, विच आर जनरली बेसिक, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, यानी वो बेस होता है। वो क्या कर, जब हम टूथ को क्लीन करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे माउथ की जो pH है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, न्यूट्रल करता है। उससे क्या होता है, हमारे टूथ जो है वो डीके होने से यानी ख़राब होने से बच जाते हैं। इसलिए इसका बेस्ट वे है कि खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ from their enemies by inject painful and irritating acid and base into their skin. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, स्किन में जैसे हमने टच किया या किसी और एनिमल ने टच किया तो उनकी स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं एसिड या बेस। वो क्या होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं और इरिटेटिंग होते हैं। तो वो एनिमीज से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है व्हेन हनी बी स्टिंग अ पर्सन, it inject an acid and liquid into the skin which cause pain and irritation. A bee sting, जब मधुमक्खी जो है वो किसी पर्सन को अगर डंक मार देती है तो वो क्या करती है, उसकी स्किन में इंजेक्ट कर देती है लिक्विड के फॉर्म में एसिड को, जिससे क्या होता है उस जगह पे दर्द होता है, इरिटेशन होती है। तो उस पर्सन को उस जगह पे क्या लगाना चाहिए, माइल्ड बेस का यूज़ करना चाहिए, जिससे उस जगह पर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। जिससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड के फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, बेस की फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया पे अगर बेकिंग सोडा को अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है उस जगह से, क्योंकि वहाँ पे एसिड को बी ने स्टिंग किया, वहाँ पे हमने बेस लगाया तो वो जगह क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो गई और उससे हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। अदर एग्जाम्पल, एन एंट स्टिंग
स्टिंग इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। जो एंट होते हैं वो क्या इंजेक्ट कर देते हैं, जब वो काटते हैं तो हमारी स्किन में मेथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन। जो क्या करता है, क्वेजिंग करता है बर्निंग पेन, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। बीइंग एसिडिक एंड एंट्स स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग अ माइल्ड बेस। तो जहाँ पर एंट ने काटा है उस जगह को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे माइल्ड बेस का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें पेन में रिलीफ मिल सके। नेचर प्रोवाइडेड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जो नेचर है वो खुद भी प्रोवाइड करती है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। वो कैसे? सम प्लांट्स ऑल्सो गिव्स पेनफुल स्टिंग। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी पेनफुल स्टिंग्स होती है, यानी उनमें भी जैसे डंक की तरह कांटे होते हैं। एग्जाम्पल, नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट। जैसे आप ये देख सकते हैं क्या नेटल लीव्स है, ये क्या है, हर्बेशियस प्लांट है और ये कहाँ ग्रो करता है, जंगल में ग्रो करता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, और उसकी जो लीव्स है इस पर कांटेदार जो क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। व्हेन अ पर्सन हैपन टू टच द लीफ ऑफ द प्लांट एक्सीडेंटली, यानी अगर किसी पर्सन ने इसे गलती से छू लिया तो क्या होगा, ये स्टिंगिंग हेयर जो होते हैं इसके, ये क्या करते हैं, मेथेनोइक एसिड जो है उस पर्सन में इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उस पर्सन को वहाँ पे या तो खुजली होती है या कोई पेन होता है। तो इससे बचने के लिए इसकी एक ट्रेडिशनल रेमेडी है। द ट्रेडिशनल रेमेडी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। इससे रिलीफ पाने के लिए जो एक ट्रेडिशनल रेमेडी है वो क्या है, डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट की सबसे अच्छी बात है, ये वहीं ग्रो करता है जहाँ पर नेटल प्लांट जो है ग्रो करता है, उसके पास में ही ये प्लांट ग्रो करता है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल प्लांट इन द जंगल। ये अक्सर वहीं ग्रो करता है नेटल प्लांट के पास। द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट कंटेन सम बेसिक केमिकल इन दैम विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक स्ट्रिंग ऑफ द नेटल प्लांट्स लीफ। और ये जो डॉग प्लांट्स है ये क्या, इसमें क्या होता है, बेसिक केमिकल होते हैं। जब नेटल लीव्स हमारे टच हो जाती है तो हमें उस पर डॉग प्लांट्स की जो लीव्स है उसे रब करना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस जो है रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो जो सॉल्ट है वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी सॉल्ट ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Chemical compound formed by the neutralization reaction between acid and base are called salt। जो केमिकल कंपाउंड बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। सो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, ये क्या है, HCl, ये क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस। जब इनमें रिएक्शन हुई तो क्या बना, NaCl और H2O। सो इसमें क्या होता है, जो मेटल है, इसमें मेटल क्या दिख रहा है आपको, सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना, NaCl बना। और ये क्या बन गया, H और OH मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ, मेटल ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है सॉल्ट की, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय मेटल एटम आर कॉल्ड सॉल्ट। तो ये अनदर डेफिनेशन है सॉल्ट की। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट, यानी उसका pH कितना होगा, 7। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। यानी इसमें क्या स्ट्रॉन्ग है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और वीक बेस से बना है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो इसकी pH क्या होगी, लेस देन 7। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए होते हैं और वीक एसिड से बने हुए होते हैं, वो बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और उनकी pH वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7 होती है। अब सोर्स ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट कहाँ से मिलता है। सबसे बड़ा सोर्स है सॉल्ट का सी वाटर। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, NaCl, KCl, NaI, KNO3। सोडियम क्लोराइड इज़ अ सेपरेट फ्रॉम दिस सॉल्ट, यानी सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, तो उसमें से क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल ऑफन ब्राउन
ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, इसलिए वो कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। बीट्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। जो सॉल्ट है वो किस तरह से बना हुआ होगा, बहुत साल पहले जो है समुद्र के सूख जाने से क्या बना होगा, सॉल्ट बना होगा। और जो रॉक सॉल्ट होता है उसका माइनिंग कैसे किया जाता है, जैसे कोयले की माइनिंग की जाती है वैसे ही रॉक सॉल्ट की माइनिंग की जाती है। कॉमन सॉल्ट जिसे क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बहुत सारे जो केमिकल मटेरियल होते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फ्रॉम सी बाय इवेपोरेशन। जो सी वाटर है उसका इवेपोरेशन करके NaCl को बनाया जाता है। लैब मेथड क्या है इसका, अगर सोडियम क्लोराइड को लैब में बनाया जाए तो किस तरह से बना सकते हैं, जैसे एक ये क्या ले लिया हमने, बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो NaOH बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। यूजेस क्या है इसके, एज रॉ प्रोडक्ट फॉर सेवरल केमिकल लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, रॉ प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने में। यूज़ एज टेबल सॉल्ट इन फूड, और फूड जो है प्रिपेयर करते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो बच्चों आपके जो NCERT बुक में जो दे रखा है उसके अंदर सिर्फ आपको 4 सॉल्ट्स ही पढ़ने हैं, जिसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट है, कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, वॉशिंग सोडा जिसे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। तो सिर्फ आपको ये 4 सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ना है और उनके जो नाम के साथ इसके केमिकल फॉर्मूला और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट, यानी वाटर और जो सॉल्ट के मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं, ब्राइन। इट डिकम्पोज टू फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाय प्रोडक्ट आर क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड चेलॉर एल्कलाई प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड चेलॉर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और वाटर ये क्या होते हैं, ब्राइन होते हैं। जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है यानी जब इसका इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इसके वाटर में तो क्या क्या बनता है, NaOH बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और H2O बनता है, जिसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। और ये जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड क्या है, ब्राइन है, यानी NaOH और वाटर का सॉल्यूशन है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो इसमें क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो NaOH जो है Na+ और OH में टूट जाता है और जो NaCl जो है Na और Cl में टूट जाता है और वाटर किस में टूट जाता है, H+ और OH- आयन में टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं एनोड किसे कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्लोरीन है ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा और जो सोडियम है ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सोडियम पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और क्लोरीन जो है किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। उसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ जाएगा, यानी Na और
एच, ये कहाँ चले गए, कैथोड की तरफ, इसलिए यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है और यहाँ पर NaOH गैस रिमूव हो रही है। और ये क्या है, एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो किसी सेलेक्टिव आयंस को ही इसमें से पास होने देती है। तो इसलिए जो NaOH जो है वो किधर बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास बनेगा। तो इसमें तीन चीज़ें बन रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और H2 गैस। ये तीनों ही जो है ये जो है लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं और इनका अलग अलग पर्पस होता है और केमिकल्स बनाने में। तो इसलिए जब NaCl और जब H2O इसका डिकम्पोजिशन किया तो हमें क्या क्या मिला, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब हम इन तीनों के यूजेस पढ़ते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन एट द एनोड, जैसे आपने देखा क्लोरीन गैस कहाँ मिली थी हमें, एनोड की तरफ, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. Uses of NaOH in bleach manufacture में, in paper making मतलब पेपर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, in making soaps and detergent यानी डिटर्जेंट एंड सोप बनाने के लिए भी NaOH का यूज़ किया जाता है। अब हम क्लोरीन की यूजेस देख लेते हैं। इन मेकिंग पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, वाटर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन को डाला जाता है जिससे पानी जो है साफ़ हो जाए। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। मेकिंग पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए और डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, मेकिंग अमोनिया फर्टिलाइज़र और एज फ्यूल के फॉर्म में किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। जब ड्राई स्लैग्ड लाइम पर क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, और ये ड्राई स्लैग्ड लाइम है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, जिसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनिंग के जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री में जो क्लोथ्स है उनको वॉश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री में जो वुड पल्प आता है तो वुड को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्री में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम कार्बोनेट एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसे आप देख सकते हैं, जो हमने NaCl पढ़ा था उसका यूज़ किस में किया जा रहा है, बेकिंग सोडा को बनाने में किया जाता है। जैसे NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया से इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, यानी बेकिंग सोडा मिलेगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेकिंग सोडा की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नॉन कोरोसिव, यानी ये बेसिक सॉल्ट है। ये नॉन कोरोसिव है, इसका मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेसिक सॉल्ट है। डिकम्पोजिशन ऑन हीट करने पर ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेगी या वाटर में मिक्स करेगी तो क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगी और CO2 बनेगी। इसलिए जब आपने देखा होगा जो बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसे हीट किया तो इसमें से क्या निकला, CO2 निकला। तो इसीलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो जब आपने देखा होगा जो ब्रेड और केक बनाते हैं तो फ्लफ़ी क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है,
CO2 जो है, CO2 गैस जो होती है वो उसे क्या बनाती है, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनाती है, क्योंकि उसमें हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया। और जब हम केक और ब्रेड को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, इसलिए वो ब्रेड और केक को क्या बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। Uses of baking soda. Baking soda is commonly used in kitchen for making tasty crispy pakoras, cakes, for making baking powder, which is mixture of baking soda. और जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। लेकिन जो बेकिंग सोडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए उसमें कुछ माइल्ड एसिड को ऐड किया जाता है। माइल्ड एसिड जैसे हो सकता है टार्ट्रिक एसिड को यूज़ कर ले, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड को यूज़ करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो लेस बेसिक होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, लेस बेसिक होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, मोर बेसिक होता है। तो इसे कम करने के लिए इसकी बेसिसिटी को कम करने के लिए इसमें एडिबल एसिड यानी टार्ट्रिक एसिड को मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया तो क्या बना, उसमें से सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर और क्या बना, CO2 बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन क्वेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये CO2 गैस निकलने के कारण केक और जो ब्रेड होती है वो कैसे क्या हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन carbonate is also an ingredient in antacid being alkaline। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका यूज़ जो है एंटासिड बनाने में भी किया जाता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये एंटासिड्स क्या होते हैं, जब हमारे स्टमक में एसिड जो है ज़्यादा हो जाता है तो जब एंटासिड के फॉर्म में जब बेस दिया जाता है तो वो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ मिलता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और इसका यूज़ जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो 10H2 मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, डेकाहाइड्रेट। प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसकी, व्हेन बेकिंग सोडा हीटिंग कैन बी ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा जो है इसे हीट किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे अभी हमने देखा था, जब बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, और जो वाटर है वो बना और CO2 बना। और जब इसके ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें जब 10H2 मॉलिक्यूल्स जो है ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। तो इसके लिए ये जो दो रिएक्शंस है, ये जब हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था तभी पढ़ ली थी, और इसके अंदर एक रिएक्शन ये और ऐड हो जाएगी, जब सोडियम कार्बोनेट में 10H2 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज़ यूज फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने में, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस में जो जैसे कुछ भी चीज़ क्लीन करनी हो उसको क्लीन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, तो इसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 2.15। जो सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या रियली ड्राई होते हैं, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वी हीट अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो जो कॉपर सल्फेट है उसका क्रिस्टल हमें दिखने में लगता है कि ड्राई है, लेकिन इसका जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल जो होता है वो ड्राई नहीं होता। क्रिस्टल में हमेशा वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ ऐड होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स,
तब क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। इसका मतलब जब भी क्रिस्टल बनेगा तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है, दिखने में हमें लगता है कि ड्राई है, लेकिन इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जिसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, यानी जब हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए और इसे क्या किया, हीट किया। ये हमने हीट किया, तो हीट करने पर आप देखेगी कि जो ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर क्या होगा, वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखेगी। यहाँ पर इसकी जो वॉल्स हैं यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कॉपर के सल्फेट को हीट किया तो वाटर की जो इसमें जो वाटर जो था वो किसकी, वेपर की फॉर्म में इसकी जो वॉल्स है वहाँ पर क्या होगा, कलेक्ट हो गया। दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। तो जो वाटर रिमूव होने के बाद ये कैसा हो गया, सॉल्ट वाइट कलर का हो गया। इफ़ वी मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। जब हम इन क्रिस्टल को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये जो कॉपर के क्रिस्टल से वापस कैसे हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। लेकिन जब इसमें से पानी निकल गया था, यानी पानी इवेपोरेट हो गया था, तो क्रिस्टल कैसे हो गए थे, वाइट कलर के हो गए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि जो भी किसी सॉल्ट का क्रिस्टल है इसका मतलब उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, ऐड हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसे कहते हैं कि जो किसी भी सॉल्ट का किसी भी जो सॉल्ट है उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब उसका फॉर्मूला लिखते हैं, यानी वन फार्मूला यूनिट के अंदर जो सॉल्ट का वन फार्मूला यूनिट है उसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स ऐड है, उसे ही क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है तो कॉपर सल्फेट के वन फार्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसे क्या कहेंगे, कॉपर के ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेगी। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर crystallization. One another salt which possesses water of crystallization in gypsum. It has 2 water molecule. इसका another salt का एग्जाम्पल ले सकते हैं। another salt जो है जिप्सम है, जिसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला क्या होगा, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। अब इसका यूज देखते हैं कि जिप्सम का यूज कहाँ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में जिप्सम का यूज किया जाता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin it loses water molecules and become calcium sulfate हेमीहाइड्रेट बनता है। जब जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर हीट करते हैं, 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट बनता है, यानी ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वाटर के 3/2 मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिवन अ हार्ड सॉलिड। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं एक पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें जब वाटर को ऐड करते हैं तो ये वापस जिप्सम बन जाता है, लेकिन ये बहुत हार्ड सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसके यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, डॉक्टर यूजेस एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। डॉक्टर्स जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं जब फ्रैक्चर हो जाता है बोन में तो उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए। पीओपी यूज फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने में।
पीओपी को यूज़ किया जाता है और डेकोरेशन मटेरियल्स बनाने में पीओपी का यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये पेरिस में सबसे पहले सर्च किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया।